तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जोंग शाओ को अब मालूम पड़ गया था कि जुयांग की बॉडी में निशान कहाँ से आते हैं, जिसके बाद जोंग शाओ तुरंत ही जुयांग को ढूंढने के लिए निकल जाती है, जहाँ पर जुयांग एक पार्क में बैठा हुआ था। जोंग शाओ जुयांग के पास जाकर साफ साफ कह देती है कि मुझे सब कुछ मालूम पड़ गया है, तो मुझसे कुछ छुपाने की अब तुम्हें ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद जोंग शाओ जुयांग से क्वेश्चन करती है कि तुमने कभी आवाज उठाने की कोशिश क्यों नहीं करी, जिस पर जुयांग का मानना था कि आवाज उठाने का कोई फायदा नहीं है। एक्चुअली में इन सब चीज की शुरुआत हुई थी जुयांग की मॉम के साथ। जुयांग के फादर ड्रिंक करते और अपनी वाइफ को मारते, जहां पर शुरुआत में जुयांग को काफी बुरा लगता क्योंकि उसकी मॉम पिट रही है, जिसके चलते जुयांग अपनी मॉम से कहता भी है कि मॉम आप यहाँ से चली क्यों नहीं जाती हो। जिस पर जुयांग की मॉम बस इतना कहती कि तुम चिंता मत करो, डैड ने वादा किया अगली बार से वो ऐसा नहीं करेंगे। पर ऐसा वो दिन कभी आया ही नहीं। हमेशा जुयांग के फादर ड्रिंक करके आते और फिर अपनी वाइफ को काफी ज्यादा मारते। एक बार तो इवन जुयांग की मॉम जो है अपने हस्बैंड को डिवोर्स देने तक का भी डिसीजन ले ली थी, जिस पर जुयांग के डैड वापस से रोने लग जाते और अपनी वाइफ से भीख मांगते कि प्लीज मुझे छोड़ के मत जाओ, अगली बार से मैं ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन फिर वही बात है, अगले दिन वापस से ड्रिंक करने के बाद जुयांग के फादर वापस से नशे में आ जाते और एक बार फिर से अपनी वाइफ को ढंग से मार लेते। और ये सब कुछ काफी टाइम तक चलता रहता है, जहाँ पर अब जुयांग भी थोड़ा बड़ा हो गया था, जिसके चलते वो अपनी मॉम को पिटता हुआ नहीं देख सकता था। जिसके बाद जुयांग अपने फादर के पास जाता है और उनसे रिक्वेस्ट करता है कि आप मेरी मॉम को मत मारे, अगर आपको गुस्सा उतारना है तो आप मुझ पे उतार सकते हो। और गेस व्हाट, यहाँ पर भी जुयांग के फादर को बिल्कुल शर्म नहीं आती है, जिसके बाद से वो बिना शर्माए जो है अपने बेटे को मारना शुरू कर देते हैं। जुयांग जोंग शाओ को आगे बताता है कि अब उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव है कि जल्द से जल्दी पढ़ाई खत्म करने के बाद यहाँ से अपनी मॉम को लेके दूर चले जाए वो। लेकिन ऑफ कोर्स अभी भी जुयांग को मालूम है कि उसे अपनी स्टडीज कंप्लीट करने में 1 साल 35 डेज बाकी है। मतलब आप लोग सोच सकते हो कि जुयांग एक एक दिन को गिनने में लगा हुआ है, यानी कि जुयांग का एक एक दिन कितना ज्यादा टफ होता जा रहा है। जब जोंग शाओ ये सब कुछ जुयांग को बताने में लगा हुआ था, तो तब जोंग शाओ के मन में जुयांग के लिए काफी रिस्पेक्ट आ जाती है, क्योंकि जो पर्सन सभी के लिए इंस्पिरेशन है, क्लास का ब्राइट स्टूडेंट है, एक्चुअली में वो अंदर से कितना टूटा हुआ है। अब नेक्स्ट डे पेरेंट्स टीचर मीटिंग थी, जहाँ पर जोंग शाओ और जुयांग को छोड़ के सबके पेरेंट्स आए हुए थे, क्योंकि जोंग शाओ के पेरेंट्स तो दूर रहते हैं और जुयांग की मॉम काम में बिजी है, और वहीं पे जुयांग के फादर तो आने लायक है नहीं। पर गेस व्हाट, टीचर आते हैं और सभी लोगों के सामने अनाउंस करते हैं कि आज हमने एक स्पेशल फादर को बुलाया हुआ है, और गेस व्हाट, वो स्पेशल फादर और किसी की नहीं, जुयांग के फादर थे। जुयांग के फादर आते ही सभी लोगों के सामने अपनी बड़ाई करवाने लग जाते हैं, जैसे कि बोलने लग जाते हैं कि लोग कहते हैं कि हमें अपने बच्चों से बात करनी चाहिए क्योंकि बच्चे हमसे सीखते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं होता है, हमें अपने बच्चों को फ्रीली छोड़ देना चाहिए। मैंने आज तक कभी भी जुयांग को जो है टाइटली बांधा नहीं है, उसे जो करना होता है उसे करने देता हूँ, और साथ ही साथ मैं कभी भी जुयांग से ज्यादा बातें भी नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे ये मालूम रहता है कि जुयांग क्या कर रहा है। और देख सकते हो आप लोग, एज अ रिजल्ट जुयांग काफी अच्छा है पढ़ने में। जिस टाइम पर जुयांग के फादर अपनी पढ़ाई करने में लगे हुए थे, उस टाइम पर जुयांग अंदर ही अंदर गुस्से में आ रहा था, क्योंकि ऑफ कोर्स जुयांग को ही अपने फादर की असलियत मालूम है। यहाँ पर जोंग शाओ भी जुयांग के गुस्से को नोटिस करती है और तुरंत ही जुयांग के हाथ को पकड़ लेती है ताकि उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो सके। अब ऐसी पेरेंट्स टीचर मीटिंग भी बीत जाती है, जिसके बाद नेक्स्ट डे जोंग शाओ पूरी क्लास में अनाउंस करती है कि नेक्स्ट वीक जो हमें स्टोरी देनी है, तो इस बार हम स्टोरी देने वाले हैं वायलेंस के ऊपर, क्योंकि जरूरी नहीं है वायलेंस एक जगह होता है, क्लास बुलिंग भी वायलेंस के खिलाफ आती है। तो हमेशा जो है हमें वायलेंस के खिलाफ आवाज उठानी चाहिए, क्योंकि अक्सर होता यूँ है कि विक्टिम्स लोग जो है डर जाते हैं ये सोच के कि कोई हमारी फिक्र नहीं करेगा। बट ऑफ कोर्स विक्टिम्स को जो है अपनी परवाह करनी चाहिए, उन्हें दूसरों से लेना देना नहीं चाहिए, क्योंकि जब वो शांत हो जाते हैं, जिस वजह से जो ये काम कर रहा होता है उनको और भी ज्यादा बढ़ावा मिल जाता है, जिसके चलते वो ये काम जो है कंटिन्यू करता रहता है। तो जिस दिन विक्टिम अपनी आवाज उठाएगा, तो उस दिन जो है अपने आप ही ऐसे काम करने वाले लोगों की बोलती बंद हो जाएगी। जोंग शाओ का ये टॉपिक सभी बच्चों को अच्छा लगता है, जिसके चलते सभी लोग जोंग शाओ की तारीफ करते हैं और उसके लिए क्लैपिंग भी करते हैं। और यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जोंग शाओ ने सिर्फ और सिर्फ ये मुंह की बात कह दी, बल्कि जोंग शाओ जो है इस पॉइंट के थ्रू जो है जुयांग को भी मोटिवेट करती है, जिसके बाद फाइनली जुयांग की मॉम जाकर अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे देती है। और इस बार भी स्टिल जुयांग के फादर यही कह रहे होते हैं कि तुम मुझे डिवोर्स मत दो, अगली बार से मैं ऐसा नहीं करूँगा।
बट जू यांग की मॉम जो है ठान चुकी थी कि वो किसी भी कीमत पर इस बार अपने हस्बैंड को डिवोर्स दे के रहेगी। और यहाँ पर इवन जू यांग की मॉम सिर्फ और सिर्फ अपने हस्बैंड को डिवोर्स नहीं दे रही थी, बल्कि एक लॉयर भी हायर कर चुकी थी, जिसके चलते अच्छे से जो है जू यांग के फादर को इस बार सजा मिलने वाली है अपने कामों की। वेल अब अपने फादर से फ्री होने के बाद जू यांग सबसे पहले तो जोंग शाओ को थैंक यू कहता है, क्योंकि जोंग शाओ की वजह से जू यांग को इतनी हिम्मत आई। साथ साथ जू यांग अपने आगे की प्लानिंग जोंग शाओ को बताता है कि जू यांग की मॉम ने डिसाइड किया है कि वो थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क करेगी और थोड़ा एक्स्ट्रा कमा कर जो है जू यांग के लिए एक अलग से रूम खरीद लेगी, ताकि जब तक जू यांग की पढ़ाई कंप्लीट ना हो जू यांग आराम से यहाँ पर रह सके। और फिर जैसे ही मेरी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी तो जू यांग भी अपना कमाने लगी जाएगा। मतलब सीधा सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर जोंग शाओ अपने रूम में मौजूद होती है और सो के उठ रही होती है। वेल जोंग शाओ यहाँ पे थोड़ी सी कंफ्यूज थी, क्योंकि वो हमेशा वहाँ पे मौजूद होती है जहाँ पर जू यांग मौजूद है। तो आज इतने टाइम बाद जोंग शाओ अपने रूम में कैसे, कि तभी अचानक से जोंग शाओ एक जानी पहचानी सी आवाज सुनती है। वेल एक्चुअली में नीचे जो है जू यांग और जू यांग की मॉम आई हुई थी जोंग शाओ की ग्रैंड मदर से बात करने के लिए। वेल यहाँ पर उन्हें ये नहीं पता था कि वो जोंग शाओ की ग्रैंड मदर है। एक्चुअली में वो लोग आए हुए थे जू यांग के लिए रूम लेने के लिए, और यहाँ पर जोंग शाओ की ग्रैंड मदर उनसे ये कह रही होती है कि यहाँ पर तो अभी कोई रूम खाली नहीं है, और ऊपर से मेरी नाती जो है रूम नहीं देगी किसी को भी। लेकिन वेट वेट वेट, जोंग शाओ जैसी ये बात सुनती है तो तुरंत ही नीचे भागी हुई जाती है, क्योंकि ऑफ कोर्स वो जू यांग के साथ तो रूम आराम से ही शेयर कर लेगी। जिसके बाद जोंग शाओ जू यांग को अपने रूम में लेके जाती है और जू यांग का रूम जू यांग को दिखा देती है। मतलब इसके बाद सीधा सीन शिफ्ट होता है रात की तरफ, जहाँ पर जोंग शाओ पानी पीने के लिए उठती है और नींद की हालत में गलती से जू यांग के रूम में चली जाती है। और जैसी सुबह उठती है तो उस टाइम पर जू यांग और जोंग शाओ एक ही बेड पे सोने में लगे हुए थे। वेल इसके बाद एक और फनी सीन होता है जब जोंग शाओ क्लास में जाती है तो काफ़ी नींद की हालात पे थी, जिस पर जोंग शाओ से एक लड़का पूछने लग जाता है कि आज तुम पिछली रात सोई नहीं थी। जिस पर जोंग शाओ नींद की हालत में होने की वजह से फ्लो में सब कुछ सच बता देती है उसे कि ये सब कुछ जू यांग की गलती है, वो मेरे बालों में चढ़ा पड़ा था। और ऑफ कोर्स जोंग शाओ को भी मालूम नहीं था कि वो क्या बोल रही है, जिसके चलते पूरी क्लास जो है ये लाइन सुन लेती है और सभी लोग जो है जू यांग और जोंग शाओ को ही घूर रहे होते हैं। वेल अब ड्रामे में आगे एग्ज़ाम शुरू होने वाले थे, जहां पर मिड टर्म एग्ज़ाम्स के नंबर्स के अकॉर्डिंग जोंग शाओ के नंबर काफ़ी ज़्यादा ख़राब थे, जिसके चलते जोंग शाओ के फादर उसे कॉल करते हैं और जोंग शाओ को वार्न करते हैं कि उसे अपनी पढ़ाई पे अब ध्यान देना चाहिए। साथ साथ जोंग शाओ के फादर जोंग शाओ को लालच देते हुए भी कहते हैं कि अगर वो इस बार अच्छा स्कोर करेगी और टॉप 10 में आएगी तो इसके बदले में जोंग शाओ को जो है कॉन्सर्ट टिकट मिल जाएगी। वेल अब जोंग शाओ की लाइफ में सिर्फ और सिर्फ एक ही मोटिव था, अच्छे से नंबर लाना, ताकि वो कैसे ना कैसे करके अपने फादर से कॉन्सर्ट टिकट ले सके। और अच्छे नंबर लाना नहीं बल्कि टॉप 10 में लाना। लेकिन जोंग शाओ का तो प्रैक्टिस लेवल बिल्कुल ही ज़ीरो था, जिसके लिए जोंग शाओ हेल्प लेती है जू यांग की, जहाँ पर ऑब्वियस ही बात है जू यांग मना कर देता, क्योंकि बहुत हार्ड है बिल्कुल ज़ीरो से टॉप पे लाना। लेकिन जोंग शाओ ने भी जू यांग की हेल्प करी थी जू यांग को अपने फादर के खिलाफ आवाज़ उठाने में, जिसके चलते जू यांग मान जाता है जोंग शाओ को पढ़ाने के लिए। वेल अब जू यांग लग जाता है जोंग शाओ को पढ़ाने में, जहाँ पर इवन जू यांग जब फ्री हो रखा होता है क्लासरूम में भी, तब भी वो जोंग शाओ को ही पढ़ा रहा होता है, जिसके चलते ये सब कुछ चीज़ नोटिस कर रही होती है उसी क्लास की गर्ल्स की टॉपर मेंगरान, जो कि देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थी, क्योंकि वो जू यांग को वन साइडेड लव करती थी। जिसके चलते मेंगरान तुरंत ही जू यांग के पास जाती है और कहने लग जाती है कि टीचर ने कहा है कि टॉपर्स को एक दूसरे के साथ स्टडी करनी चाहिए ताकि हमारे स्कोर और भी ज़्यादा बढ़ सके। पर ऑफ कोर्स यहाँ पर अभी जू यांग को मालूम था कि उसकी टॉप प्रायोरिटी जोंग शाओ है, जिसके चलते साफ साफ जो है जू यांग मेंगरान को मना कर देता है। वेल इस चीज़ की वजह से मेंगरान को काफ़ी बेइज्जती फील होती है, जिस वजह से अब मेंगरान जोंग शाओ से बदला लेना चाहती थी। जिस वजह से जब मैथ्स की क्लास होती है तो मैथ्स के टीचर पूछने लग जाते हैं कि ये क्वेश्चन कौन सॉल्व करेगा, जिस पर मेंगरान तुरंत जवाब देती है कि ये क्वेश्चन का जवाब जोंग शाओ को मालूम है। वेल ऑफ कोर्स मेंगरान तो टॉपर थी, तो टीचर को मालूम था कि मेंगरान को तो आता ही होगा, तो वही है ना, टॉपर कुछ भी बोले टीचर उन्हें कुछ नहीं बोलता है। जिसके बाद जोंग शाओ ब्लैक बोर्ड के पास जाती है, लेकिन उसे तो वो सॉल्व करना आता ही नहीं था, जिसके बाद पनिशमेंट के तौर पर जोंग शाओ को क्लास के बाहर खड़ा होना पड़ता है। वेल अब क्लास खत्म होने
होने के बाद मेंगरान जब बाहर आती है तो जोंगशाओ को मजाक उड़ाने लग जाती है और कहती है कि मुझे लगा था कि जुयांग ने तुम्हें ये सॉल्व करना सिखा दिया होगा, तुम अगर यही कंप्लीट नहीं कर पाई हो तो तुम टॉप कैसे मारोगी। और एज वी ऑल नो लड़की ही लड़की से जलती है, जिसके चलते अब जोंगशाओ और भी अच्छे से ठान चुकी थी कि उसे किसी भी कीमत पे जो है अच्छा स्कोर करना है, ताकि अच्छा स्कोर करने के बाद वो मेंगरान के मुंह पे ढंग से पंच मार सके। वेल इसके बाद जोंगशाओ सोने के बजाय सीधा उठती है और किताबों में लग जाती है पढ़ने के लिए। पर इससे होता यूं है कि जब सुबह होती है तो पूरे रास्ते बस में जो है जोंगशाओ सोते हुए जाती है। वेल अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जुयांग रूम में बैठा हुआ होता है और यहाँ पे किसी से बात कर रहा होता है। एक्चुअली में जुयांग ने किसी को कुछ फोटो सेंड करी हुई होती है, जिसमें से एक फोटो होती है जोंगशाओ और जुयांग की साथ में। कितने में अचानक से जोंगशाओ क्वेश्चन पूछने के लिए जुयांग के रूम में अचानक से घुस जाती है, जिस पर जुयांग तुरंत ही अपना लैपटॉप बंद कर देता है। वेल यहाँ पर जोंगशाओ को कुछ गड़बड़ सी लगती है, उसे लग रहा होता है कि जुयांग कुछ खराब चीजें देख रहा है, जिस चक्कर में जुयांग ने जो है अपनी स्क्रीन बंद कर दी। जिसके बाद जोंगशाओ काफ़ी अजीब सी स्माइल करते हुए जुयांग के रूम से निकल जाती है और कहती है कि सॉरी, नेक्स्ट टाइम से मैं नॉक करके आऊंगी रूम में। साथ ही साथ जब नेक्स्ट डे दोनों के दोनों साथ में ब्रेकफास्ट कर रहे होते हैं तो जोंगशाओ यहाँ पर भी अपने हिस्से का थोड़ा खाना जुयांग को देती है और कहती है कि तुम्हें ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है। वेल अब फाइनली डे आ जाता है रिजल्ट का, जहाँ पर जोंगशाओ सबसे पहले अपना रिजल्ट भागते हुए चेक करके आती है और गेस व्हाट, जोंगशाओ जो है काफ़ी मेहनत के बाद फाइनली टॉप 10 में आ जाती है। वेल ऑफ कोर्स जोंगशाओ के फादर ने जोंगशाओ को प्रॉमिस किया था कि वो उन्हें कॉन्सर्ट की टिकट देंगे, जिसके बाद जोंगशाओ 2 टिकट्स बुक कर लेती है और एक जुयांग और एक अपने लिए रख लेती है। वेल शुरुआत में जुयांग साफ साफ मना कर देता है कि मुझे कॉन्सर्ट में नहीं जाना है, लेकिन जोंगशाओ काफ़ी फोर्स करती है और जुयांग से कहती है कि हमारी कल का डे जो है काफ़ी मेमोरेबल रहेगा, तो तुम्हें प्लीज़ चलना चाहिए। पर शायद से जुयांग को मालूम था कि मेमोरेबल कुछ नहीं रहने वाला है। कॉन्सर्ट में जाने के लिए इन्हें काफ़ी आफत होने वाली है और होता भी कुछ ऐसा ही है। जोंगशाओ और जुयांग जब कॉन्सर्ट में जा रहे होते हैं तो वो बस इतनी ज़्यादा भरी हुई होती है कि इन्हें दब दब के जाना पड़ता है। और सबसे ख़राब तो ये होता है कि ये इतनी मेहनत से कॉन्सर्ट की लोकेशन में पहुँचते हैं, लेकिन वहाँ पर जाकर जोंगशाओ को मालूम पड़ता है कि उसकी टिकट तो गुम हो चुकी है। जिसके बाद जुयांग जोंगशाओ से कहता है कि कोई बात नहीं, तुम मेरी टिकट ले लो और तुम मेरी टिकट के थ्रू जो है कॉन्सर्ट देख के आ जाओ, मैं तब तक बाहर रहूंगा। बट जब जुयांग भी अपनी टिकट ढूंढने लगता है तो गेस व्हाट, जुयांग की भी टिकट जो है गुम हो चुकी होती है। वेल बेचारी जोंगशाओ जिसने टिकट के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करी, इवन कॉन्सर्ट हॉल तक आने के लिए भी धक्के खा खा कर आने पड़े, लेकिन एट दी एंड जोंगशाओ की टिकट ही गायब हो गई। वेल यहाँ पर जोंगशाओ गार्ड से रिक्वेस्ट भी करती है कि एटलीस्ट गार्ड लोग जोंगशाओ और जुयांग को गेट पर खड़ा होने दे, ताकि गेट से ही जो है जोंगशाओ और जुयांग कॉन्सर्ट का फील ले सके। लेकिन गार्ड जोंगशाओ को इस चीज़ के लिए भी साफ साफ मना कर देता है, जिसके बाद जोंगशाओ को निराश होकर हॉल से बाहर आना पड़ता है। वेल भले ही यहाँ पर जोंगशाओ कितना भी दिखावा कर ले, लेकिन जुयांग को मालूम था कि थोड़ा बहुत तो जोंगशाओ को दुख है ही है। जिसके बाद जुयांग को अचानक से आइडिया आता है, जैसा कि हमें मालूम है कि जहाँ कहीं पे भी गाने बज रहे होते हैं कॉन्सर्ट के, तो ये सारे के सारे गाने उस टाइम पर रेडियो FM में भी बज रहे होते हैं। जिसके चलते जुयांग तुरंत ही रेडियो FM ऑन करता है और लीड की एक साइड जोंगशाओ के कानों में लगाता है और दूसरी साइड अपने कानों में लगाता है, और फिर उसके बाद दोनों के दोनों वहाँ पर बैठ के गाने सुनने लग जाते हैं। वेल अब घर जाने के बाद जोंगशाओ अपनी ग्रैंड माँ से बात कर ही रही होती है कि इतने में अचानक से जोंगशाओ को मालूम पड़ता है कि जुयांग कोचिंग क्लास लेने के लिए गया हुआ है। जिसे सुनते ही जोंगशाओ पहले नॉर्मल रिएक्ट करती है, लेकिन बाद में अचानक से जोंगशाओ को याद आता है कि जुयांग अगर उससे इतना दूर गया हुआ है तो जोंगशाओ यहाँ पे क्या कर रही है, क्योंकि जोंगशाओ को भी मालूम है कि अगर जुयांग उससे थोड़ा भी दूर चले जाता है तो जोंगशाओ जो है टाइम स्केप कर लेती है। वेल अब सीन चेंज होता है, जहाँ पर हम क्लास के दौरान देखते हैं कि जुयांग की कॉपी के अंदर ग्रुप फोटो मौजूद थी, जहाँ पर जुयांग काफ़ी देर से उस फोटो में जोंगशाओ को ही नोटिस करने में लगा हुआ था कि थोड़ी देर में जुयांग की क्लास की छुट्टी हो जाती है, जहाँ पर जुयांग का बाहर जोंगशाओ वेट कर रही थी। वेल जुयांग की क्लास से बाहर आते ही जोंगशाओ जुयांग से क्वेश्चन करने लगती है कि क्या उसने इस बीच में कुछ ऐसा काम करा है जो उसने अभी तक ना करा हो, लेकिन जुयांग को जोंगशाओ की कोई भी बात समझ नहीं आती है, जिसके चलते जोंगशाओ को कोई भी प्रॉपर जवाब नहीं मिल पाता कि तभी अचानक से जोंगशाओ जुयांग की कॉपी के अंदर ग्रुप फोटो देख लेती है।
वेल यहाँ पर भले ही जू यांग पूरे टाइम उस फोटो में जोंग शाओ को नोटिस कर रहा था, लेकिन जोंग शाओ को ये बात समझ नहीं आती है, जिसके चलते जोंग शाओ को ये लगता है कि जू यांग शायद से मेंगरान को लाइक करता है, जिसके चलते जू यांग इस फोटो के थ्रू मेंगरान को देख रहा था। वेल अब ऐसी रात हो जाती है जहाँ पर जोंग शाओ स्टिल इसी कन्फ्यूजन में थी कि जू यांग ने ऐसा क्या करा होगा जिसके चलते जोंग शाओ टाइम स्किप नहीं कर पाई। कितने में जोंग शाओ को याद आता है कि उस फोटो में जोंग शाओ भी प्रेजेंट थी, जिसके बाद जोंग शाओ हल्का हल्का समझ जाती है कि शायद से जू यांग भले ही मेंगरान को देख रहा था, लेकिन ऑफ कोर्स जू यांग की नज़र एक ना एक बार तो जोंग शाओ पर पड़ ही रही होगी। वेल जोंग शाओ को मालूम पड़ गया था टाइम स्केप रोकने की तरकीब, जिसके चलते जोंग शाओ तुरंत ही अपनी एक दो फोटो जू यांग की नोटबुक के अंदर डाल देती है, जिसकी खबर जू यांग को बिल्कुल भी नहीं थी, जिस वजह से जब नेक्स्ट डे जू यांग से कोई उसकी नोटबुक मांगता है तो जू यांग बिना सोचे समझे उसे अपनी नोटबुक पकड़ा देता है। लेकिन ऑफ कोर्स जैसे ही वो स्टूडेंट जू यांग की नोटबुक खोलता है तो उसके अंदर उसे जोंग शाओ की फोटोज दिख जाती है, और जिसके बाद वो स्टूडेंट तुरंत ही हुटिंग करने लग जाता है और जू यांग से पूछने लगता है कि तुमने जोंग शाओ की फोटो अपनी नोटबुक में क्यों रखी हुई है। वहीं पे दूसरी तरफ जू यांग सिर्फ और सिर्फ जोंग शाओ को देख रहा था, क्योंकि उसे मालूम था कि ये सारा उल्टा सीधा काम जोंग शाओ का ही करा हुआ होगा। वेल अब नेक्स्ट सीन में आज जोंग शाओ की बारी थी क्लासरूम की सफाई की, जिसके चलते जोंग शाओ थोड़ा क्लास से लेट जाती है, और जैसी क्लास की सफाई करने के बाद स्टाफ रूम में एंटर करती है तो यहाँ पर हम देखते हैं कि मेंगरान स्टाफ रूम से पेपर्स चुरा रही है। वेल यहाँ पर जोंग शाओ मेंगरान को देख चुकी थी क्वेश्चन पेपर चुराते हुए, लेकिन स्टिल जोंग शाओ मेंगरान को कुछ नहीं कहती और वहाँ से निकल जाती है। जिसके बाद नेक्स्ट डे मेंगरान जोंग शाओ के पास जाती है और जोंग शाओ के साथ काफ़ी अच्छा पेश आती है, और साथ साथ मेंगरान जोंग शाओ से कहती भी है कि उसने कल जो कुछ भी देखा वो ये बात जू यांग को ना बताए। लेकिन जोंग शाओ भी ऐसी लड़कियों में से नहीं थी। जोंग शाओ सीधा सीधा मेंगरान के मुंह पे बोल देती है कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि तुम क्या कर रही हो, और ना ही मुझे आदत है ऐसी बातें फैलाने की। मेंगरान इतनी ज़्यादा सीधी नहीं थी। वेल जैसे ही जोंग शाओ क्लास की छुट्टी के बाद घर के लिए निकल रही होती है तो रास्ते में दो लड़कियाँ और एक लड़के जो है जोंग शाओ का रास्ता रोक लेते हैं, क्योंकि उन्हें मेंगरान ने भेजा हुआ था जोंग शाओ को पीटने के लिए। वेल वो तीनों के तीनों जोंग शाओ को धमकी देने लगते हैं कि अगर जोंग शाओ ने मेंगरान की बात किसी को भी बताई तो ऑफ कोर्स वो तीनों के तीनों जोंग शाओ को ढंग से कूट देंगे। वेल उन तीनों से बचने के लिए जोंग शाओ के माइंड में एक आइडिया आता है, जिसके बाद जोंग शाओ तुरंत ही उनसे कहने लग जाती है कि क्या तुम शेलिन को जानते हो? अगर तुम लोगों ने मुझे पीटा तो ऑफ कोर्स मैं तुम्हारी कंप्लेंट शेलिन से कर दूंगी। वेल यहाँ पर जोंग शाओ शेलिन नाम के किसी भी पर्सन को नहीं जानती थी। इवन जोंग शाओ को ये तक नहीं मालूम था कि शेलिन नाम का पर्सन यहाँ पर एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं करता। लेकिन गेस व्हाट, जोंग शाओ को तुक्का सही चले जाता है। वो लोग शेलिन को जानते थे, जिसके बाद उन्हें लगने लगता है कि शायद से जोंग शाओ शेलिन की गर्लफ्रेंड है, जिसके चलते वो तुरंत के तुरंत जोंग शाओ को वहाँ से जाने देते हैं। वेल यहाँ ऑफकोर्स जोंग शाओ ने खुद के ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली, क्योंकि जैसे ही शेलिन को मालूम पड़ता है कि किसी जोंग शाओ नाम की लड़की ने खुद को शेलिन की गर्लफ्रेंड बताया है, जिसके चलते नेक्स्ट डे जोंग शाओ के सामने कुछ लड़के आते हैं जो कि जोंग शाओ को उनके साथ चलने को कहते हैं, क्योंकि जोंग शाओ को शेलिन ने बुलाया हुआ है। शेलिन भी देखना चाहता है कि एक्चुअली में उसकी गर्लफ्रेंड, जो कि अभी तक शेलिन ने खुद से नहीं बनाई है, वो दिखती कैसी है। वेल अब ये कौन है शेलिन और वो जोंग शाओ के साथ क्या करने वाला है, वो तो हमें नेक्स्ट पार्ट में ही मालूम पड़ेगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए बाय।